Hello guys, today we will start with microeconomics, and in microeconomy we will go to unit number 1. In this unit we will discuss the chapter 1, that is introduction, and in this chapter there are only 5 topics that needs to be discussed. First would be the economic problem. What do you mean by economic problem? Why does economic problem arises? Okay. Second would be the central problem. What are the central problems that an economy has to face? There are 3 central problems that an economy has to face. Okay. Third topic would be positive and normative economics. What do you mean by positive economics and what do you mean by normative economics? Fourth topic would be micro and macroeconomics. The difference between the microeconomics and the macroeconomics that we will study. And last, fifth topic would be PPC, that is production possibility curve. This is the very important topic from examination point of view, so there should be a complete comprehensive understanding and knowledge for this chapter. So we will discuss about this topic in the next class. Okay, so let's start with our first topic, that is economic problem. So what does economic problem means? The economic problem means the problem of making choices among the use of scarce resources. Scarce resources mean limited resources. Okay, the problem of making choice among the use of scarce resources is known as economic problem, or we can say the problem of allocation of limited resources for the satisfaction of human wants. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इकोनॉमी में जो है लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज में से हमें चॉइस करनी है, चूज़ करना है कि हम वाइजली रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें, ये नहीं कि उसकी वेस्टेज करें, क्योंकि ऑलरेडी रिसोर्सेज जो है लिमिटेड हैं. तो प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस इज़ नोन एज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और हमें चूज़ किस में से करना है? फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेज. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. मतलब कि लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें जिससे कि जो मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स है ना वो हम सेटिस्फाई कर सकें. तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ठीक है, तो अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है? व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस? तो देयर आर 3 रीज़न फॉर दैट कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है. रीज़न नंबर 1 इज़ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, सेकेंड लिमिटेड रिसोर्सेज, थर्ड ऑल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज. तो पहले फर्स्ट की तरफ हम बात करते हैं, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. जो ह्यूमन वांट्स है ना, ह्यूमन नेचर जो है ना, वो जो है कि ह्यूमन वांट्स कभी लिमिट हो ही नहीं सकती उनकी, वो हमेशा अनलिमिटेड नेचर में ही रहती है. क्यों? क्योंकि ह्यूमंस की वन वांट कंप्लीट होती है तो ह्यूमंस को अनदर वांट राइज होती है, अनदर कंप्लीट, देन थर्ड कंप्लीट, फोर्थ, तो फोर्थ कंप्लीट, फिफ्थ. ऐसे ना ह्यूमंस की वांट्स चलती ही रहती हैं, वो अराइज होती ही रहती हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वो अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड वांट्स है ह्यूमंस, इसलिए हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम. मैं फिर से बताऊँ, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड नेचर में होती है. ठीक है, अ पर्टिकुलर वांट गेट सेटिस्फाइड बाय कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज, बट अ न्यू वांट अराइजेस, दस इट क्रिएट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो इस वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाती है. ओके, और मैं सेकंड की बात करूँ, लिमिटेड रिसोर्स. अब लिमिटेड रिसोर्सेज का क्या मतलब हो गया? जो रिसोर्सेज है ना इकोनॉमी में, उनकी स्कैसिटी है. सबको पता है रिसोर्सेज की स्कैसिटी है, इकोनॉमी में स्कैसिटी होगी. अब स्कैसिटी है तो इसका स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? कि जो सप्लाई है दैट इज़ लेस देन द डिमांड. मतलब डिमांड रिसोर्सेज की इतनी ज़्यादा है बट सप्लाई उतनी नहीं है इकोनॉमी में. इसकी वजह से जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, उनकी स्कैसिटी है. अगर ये है तो सोसाइटी सेटिस्फाई नहीं कर पा रही ह्यूमन वांट्स को, ह्यूमन नीड्स को. देयरफॉर स्कैसिटी एंड चॉइस go hand by hand, go together. Therefore, due to limited resources, there is a problem of economic problem. That is problem of allocation of limited resources for the satisfaction of human wants. Okay. अब इसका थर्ड रीज़न पढ़ लेते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है. अब थर्ड रीज़न ये है कि ऑल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि रिसोर्सेज के मल्टीपल यूजेस हैं. अब मल्टीपल यूजेस से क्या मतलब है? एक ही रिसोर्स ना बहुत सारे कामों में यूज़ हो रहा है. हमें पहले से ही पता है कि रिसोर्सेज स्कैर्स हैं. अब जब स्कैर्स है तो उसके साथ साथ उसके मल्टीपल यूजेस भी हैं, तो हमें एक अच्छी चॉइस बनानी है बिटवीन दी ऑल्टरनेट यूजेस की हमें कौन सा वाला यूज़ करना चाहिए. अब एग्जाम्पल ले लेते हैं पेट्रोल का.
पेट्रोल जो है वो तो एक तो व्हीकल्स में डलता ही डलता है, साथ ही में और बहुत तरह की मशीनों में और जनरेटर में भी डलता है। तो हमें एक चॉइस बनानी है कि हमें कौन सा ऑल्टरनेटिव यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारे पास ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ना हो। बट ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि हम एक रिसोर्स को बहुत सारी जगह यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो रही है। तो अब मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करूँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, तो ये है मतलब कि इन शॉर्ट, economic problem is caused by unlimited human wants, limited resources, having alternative uses. So economic problem is problem of making choice among the use of scarce resources. It is a problem of allocation of limited resources for satisfying the human. Now second topic हमने choose करते हैं कि central problem. अब central problem क्या है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी जो है, हर इकोनॉमी के सामने एक प्रॉब्लम है, क्या, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें रिसोर्सेज एलोकेट करने ढंग से बहुत ज़रूरी है। अगर हम रिसोर्सेज एलोकेशन अच्छे से नहीं करेंगे, ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। तो हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना विद मिनिमम और मिनिमम कॉस्ट के साथ। ओके, तो हमारे सामने 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी के सामने, ठीक है। तो 3 central problems that an economy has to face is what to produce, how to produce and for whom to produce. अब इसका क्या मतलब आ जाता है, what to produce होता है कि क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी में करनी चाहिए, ठीक है। how to produce का मतलब आता है कैसे, किस मेथड को अपनाना चाहिए कि हम उस चीज़ को प्रोड्यूस करें जो हमने फर्स्ट स्टेप में अपनाई है। ओके, फॉर whom to produce इस कैटेगरी ऑफ पीपल, क्या कैटेगरी ऑफ पीपल डिसाइड करना है कि किस कैटेगरी और किस मार्केट सेगमेंट को टारगेट करना है फॉर आर प्रोडक्ट। हर मार्केटर जो है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो ये सोच के करता है ना, इस सेक्शन ऑफ पीपल के लिए हमें प्रोडक्शन करनी चाहिए, क्योंकि ये उनका एक टारगेट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग होती है कि अगर टारगेट मार्केट की तरफ अपना प्रोडक्ट जाएगा तो हमारे पास मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट आ पाएगा। ओके, तो लेट्स डिस्कस विद फर्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। आई सेड कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है। तो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ गुड दैट वी नीड टू प्रोड्यूस। एग्जांपल, लग्जरी गुड और नेसेसरी गुड, वॉर गुड और सिविल गुड, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड। इसमें से डिसाइड करना है हमें कि कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है। हम सारे गुड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि limitation in the resources, that is scarcity of resources is there, therefore we can't produce all the resources. We need to decide which type of product we need to produce. Okay, and we need to decide how much quantity to produce, कि कितनी क्वांटिटी में ये वाला प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए, सो दैट ऑल द डिमांड्स कैन गेट सेटिस्फाइड, सारी डिमांड सेटिस्फाई हो सके, इसलिए हमें उसकी क्वांटिटी डिसाइड करनी है, मार्केट को स्टडी करना है, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सिलेक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड दैट इज सिलेक्टेड। ओके, तो इसका मेन गाइडिंग प्रिंसिपल जो है इस प्रॉब्लम का, वो ये है कि सोसाइटी शुड प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स विच सेटिस्फाई मैक्सिमम नीड्स ऑफ द सोसाइटी। वो वाले गुड्स ही सोसाइटी को प्रोड्यूस करने चाहिए जो मैक्सिमम नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें सोसाइटी की, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस इज ए प्रॉब्लम दैट डिसाइड्स विच टाइप ऑफ अ गुड a society should produce and in how much quantity a society should produce that good. Okay, now we go to second problem says हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस में मैंने बताया कैसे प्रोड्यूस करें, कैसे में आ जाता है एक मेथड या टेक्निक, या तो क्या मेथड चूज़ करना चाहिए या क्या टेक्निक चूज़ करनी चाहिए इन गुड्स को प्रोड्यूस करने, जो हमने डिसाइड करे। ओके, तो चॉइस ऑफ टेक्निक में हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं सामने, कि या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक ले लो कि लेबर इंटेंसिव ले रहे हैं हम, उससे प्रोड्यूस करेंगे, या कैपिटल इंटेंसिव ले लो कि कैपिटल ले रहे हैं और क्या। अब मैं बता दूं लेबर इंटेंसिव का क्या मतलब है और कैपिटल इंटेंसिव का क्या मतलब है, ठीक है। तो लेबर इंटेंसिव का मतलब बताऊं, लेबर इंटेंसिव, मोर ऑफ लेबर इज यूज एंड लेस ऑफ कैपिटल इज यूज इन दिस टेक्निक, एंड इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मोर ऑफ कैपिटल एंड लेस ऑफ लेबर इज यूज्ड। ओके, इतनी बात समझें हाउ टू प्रोड्यूस में किस टेक्निक से प्रोड्यूस करना है, ठीक है। टेक्निक्स 2 हमें दिए, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल। लेबर इंटेंसिव कहती है कि कितनी मोर ऑफ लेबर इज यूज एंड लेस ऑफ कैपिटल, और कैपिटल इंटेंसिव कहती है कि मोर ऑफ कैपिटल इज यूज एंड लेस ऑफ लेबर इज यूज।
इसमें एक तो टेक्निक डिसाइड कर सकते हैं, एक मेथड डिसाइड कर सकते हैं कि इस मेथड से करना है, क्योंकि अगर हम एक्यूरेट मेथड लगाएंगे प्रोडक्शन में हमारी कॉस्ट जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर हम हिट एंड ट्रायल करेंगे हम कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें वो करना है। तो इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें प्रोड्यूसर को क्या ऑप्ट करना चाहिए, वो टेक्नोलॉजी ऑप्ट करनी चाहिए जिसमें उसको मैक्सिमम आउटपुट मिले विद मिनिमम ऑफ कॉस्ट। प्रोड्यूसर को वो वाली टेक्निक के लिए जाना चाहिए जिसमें मैक्सिमम आउटपुट एंड मिनिमम कॉस्ट मिले प्रोड्यूसर को, ठीक है। अब मैं एक बार हाउ टू प्रोड्यूस का थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ, छोटा सा। इंडिया का केस ही लेते हैं, केस स्टडी ऑफ इंडिया ही ले लेंगे, ठीक है। इंडिया की कि इंडिया जो है लेबर सरप्लस इकनॉमी है, सबको पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा लेबर है, सबको पता है इंडिया इज़ अ लेबर सरप्लस इकनॉमी। और लेबर भी तो देखो, लेबर क्या देखें, लेबर भी तो देखो बड़ी चीप मिलती है यहाँ पर, सस्ते दामों पे कोई भी काम करने के लिए रेडी हो जाता है कि बहुत कम सैलरी मिनिमम वेजेस पे एवरी लेबर इज़ रेडी फॉर वर्क इन इंडिया, ओके। तो इंडिया इज़ अ चीप लेबर सरप्लस इकोनॉमी। Therefore, India should prefer labor intensive technique and rather than capital intensive, क्योंकि यहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा है अमाउंट देन कैपिटल इंडिया में कम है देन लेबर, ओके। तो therefore India should go for labor intensive. Why? Because there is surplus of cheap labor present in India. Okay, now we move on to third central problem, that is for whom to produce, कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है। पता होना चाहिए ना हमें कि हम इस सेक्शन ऑफ पीपल के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या तो रिच के लिए या पुअर के लिए, या हम डिसाइड कर लेंगे नेशनल इनकम के बेसिस फैक्टर्स के ऊपर कि रेंट वाले लोगों के लिए करना है, इंटरेस्ट वाले, वेजेस वाले या प्रॉफिट वाले, किन टाइप ऑफ पीपल के लिए हमें प्रोड्यूस करना है, हमें ये डिसाइड करना है। हम इसमें क्या डिसाइड करते हैं, सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल, कि कौन सी कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए प्रोड्यूस करना है। या हम डिसाइड कर सकते हैं किस बेसिस पे, ऑन द प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम का जिस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हम भी वही टाइप में जाना चाहेंगे, उसी टाइप के लोगों के लिए प्रोड्यूस करना चाहेंगे। मतलब उनकी परचेजिंग पावर, क्या आ जाता है यहाँ वर्ड, परचेजिंग पावर के बेसिस पे कौन कर सकता है कौन नहीं, किस उस टाइप उसमें कैटेगरीज बनाएंगे कि इन लोगों के लिए, इस मार्केट सेगमेंट के लिए हम इस मार्केट सेगमेंट को टारगेट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट से, ठीक है। तो इसमें मैं बताऊं, जो एक इकोनॉमी है ना, जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं फॉर दोज पीपल हु हैव परचेजिंग पावर एंड इंडिविजुअल परचेजिंग पावर डिपेंड्स ऑन द इनकम लेवल। हम वो गुड बनाना चाहते हैं जो लोगों की परचेजिंग पावर के अंदर है, और परचेजिंग पावर जो है ना किस पे डिपेंड करती है, इनकम लेवल पे। किस पे, इनकम लेवल। अगर बंदे की अच्छी इनकम है वो परचेज़ कर पाएगा, कुछ बंदे नहीं परचेज़ कर सकते कुछ प्रोडक्ट। तो हमें एक सेगमेंट बनाना है जिसमें हम अपना गुड को कैटेगराइज करें कि हम इस लेवल ऑफ इनकम के लिए, इस लेवल ऑफ इनकम ग्रुप के लिए टारगेट कर रहे हैं। लोअर क्लास भी होते हैं, मिडिल क्लास भी होते हैं, हाई क्लास भी होते हैं लोग। तो इनकम लेवल भी डिपेंड करता है, परचेजिंग पावर भी उसके अकॉर्डिंग। तो हम अपने प्रोडक्ट जब डिसाइड कर रहे होंगे, हम डिसाइड कर लेंगे हमें किस लेवल ऑफ पीपल के लिए बनाना है। और ये किस पे डिपेंड होता है इनकम लेवल, ये डिपेंड होता है डिस्ट्रीब्यूशन और नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर डिपेंड होता है इनकम लेवल। तो और जो नेशनल इनकम है वो किस पे डिपेंड करती है, अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मैंने बताया रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमें डिसाइड करना खुद दिया। तो अब इस प्रॉब्लम के अंदर ना दो एक्सपेक्ट्स आ जाते हैं। पहला है कि फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड है पर्सनल। और ये दोनों ही मैंने डिस्कस करते हैं। पर्सनल की अगर मैं बात करूँ तो पर्सनल में क्या आता है कि नेशनल आउटपुट पे डिपेंड करता है। किस पे करता है, नेशनल आउटपुट। और नेशनल आउटपुट हमें डिफाइन करते हैं कि रिच के लिए बनाना है या पुअर के लिए बनाना है, ठीक है। और ये करता है नेशनल इनकम के लिए, ठीक है, नेशनल इनकम। और उसमें क्या आ जाते हैं, अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बता ही दिए, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। इतनी बात समझ आए। हमने दो टॉपिक्स कर लिए, क्या क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम प्लस सेंट्रल प्रॉब्लम, ठीक है। दो और टॉपिक्स इस क्लास में डिस्कस करेंगे। पहला उसमें से है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है,
और दूसरा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब देखो हम ना साइड बाय साइड पढ़ेंगे दोनों को, इससे क्या होगा हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि पॉजिटिव का एग्जैक्टली मतलब क्या है और नॉर्मेटिव का एग्जैक्ट मतलब क्या है। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव वर्ड से ही पता चल रहा है कुछ पॉजिटिव होने वाला है। तो पॉजिटिव का मतलब ले लो ऐसे कि एक्चुअल फैक्ट्स, कि जैसे फैक्ट्स हैं इश्यूज को उन फैक्ट्स में डिस्क्राइब किया। एग्जैक्ट वर्ड क्या यूज़ करेंगे, एग्जैक्ट, कि एग्जैक्टली वैसे ही इश्यूज हमारे सामने हैं, वैसे ही फैक्ट्स हैं, एक्चुअल फैक्ट्स एंड एग्जैक्ट फिगर्स एंड एग्जैक्ट इश्यूज को हमने डिस्क्राइब करेंगे तो उसको कहेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्या कहेंगे, पॉजिटिव इश्यूज एक्सप्लेन द थिंग्स एज दे आर, कि एज दे आर, ठीक है, जैसे वो है, इस डिस्क्राइब द एक्चुअल फैक्ट्स एंड डील्स विद द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ वो डील करते हैं। ठीक है, इनको हम वेरीफाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये एज इट इज़ है। अगर इस एज इट इज़ है ना तो हम कहीं ना कहीं इसका डेटा या इसके डॉक्यूमेंट्स मेंटेन होंगे तो हम वहाँ से जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स जो है एज अ पॉजिटिव साइंस है, एक्सप्लेन पॉजिटिव प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन, ये पॉजिटिव प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल फैक्ट्स पे बेस है तो ये वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँ नॉर्मेटिव की। नॉर्मेटिव क्या होता है, एक्सप्लेन्स इश्यूज और थिंग्स दे ऑट टू बी, दे शुड बी, कि ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे हो सकता था, सजेशंस ओपिनियन देता है, इट ऑट टू बी लाइक दैट। ठीक है, नॉर्मेटिव इश्यूज जो होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं थिंग्स को एज दे शुड बी और एज दे ऑट टू बी। इट रिलेट्स विद द वैल्यू ऑफ जजमेंट, हम उसमें किससे, जजमेंट की वैल्यू से रिलेट करने लग जाते हैं, या तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनता है, यहाँ पर जजमेंट से उसको रिलेट करते हैं। ठीक है, अब मैं बताऊँ इसमें इकोनॉमिक्स एज अ नॉर्मेटिव गिव्स ओपिनियन सजेशन दैट हाउ टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के क्या एग्जाम्पल हम वेरीफाई कर सकते हैं ना, हमारे पास एक्चुअल फैक्ट्स हैं। हाँ, तो एग्जाम्पल देने में क्या है, तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग रैपिडली, हमें पता है इंडिया की पॉपुलेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेंसस कंडक्ट होते हैं, सेंसर्स हो रहे हैं, इसलिए हमें पता लग रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है बहुत तेज़ी से इंडिया में। अगर हमारे पास इसके सेंसर नहीं होते हैं और डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, हम गिनती नहीं कर रहे होते, हम कुछ रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करते, हम इसको ना वेरीफाई कर सकते हैं, ना इसको हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोल पाते और ना ही हम इसके बारे में बता पाते। इन्फ्लेशन रेट इज़ वेरी हाई, क्योंकि हमारे पास है डेटा बताने के लिए, हाँ सच्ची में हाई है। ठीक है, और हम इसकी बात करें कि नॉर्मेटिव के एग्जांपल, तो इंडिया शुड कंट्रोल द पॉपुलेशन सो दैट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सॉल्व्ड। ठीक है, आरबीआई शुड कट डाउन द मार्केट ग्रोथ टू रिड्यूस इन्फ्लेशन रेट, कि इंडिया को अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए जिससे अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व होगी। ठीक है, इट शुड, आगे ना शुड, और आरबीआई शुड कट डाउन द मनी ग्रोथ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन रेट। अगर आरबीआई ऐसा करे कि वो किसको रिड्यूस करे, मनी ग्रोथ को, तो इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा। बात समझ आई, तो पॉजिटिव समझ आया, नॉर्मेटिव समझ आया, पॉजिटिव इश्यूज एज दे आर एंड नॉर्मेटिव थिंग्स और इशू एज दे शुड बी और ऑट टू बी। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक फॉर दिस क्लास, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो एंड मैक्रो। अब देखो आपने क्लास 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो क्लास 12th में ना आपके पास बुक्स भी दो है, एक बुक होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, एक बुक होगी मैक्रो की। तो माइक्रो इकोनॉमिक क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक किस में डील करता है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, एक वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक डिस्कस करता है, बट इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स को माइक्रो, इंडिविजुअल एक सिंगल चीज़ के बारे में डिस्कस करेगा, एक सिंगल ब्रांच के बारे में इकोनॉमिक्स की। बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो एज अ होल इकोनॉमी, एग्रीगेट इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेगा। इसका मतलब वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस करेगा बट डील्स विद द होल इकोनॉमी एज एन एग्रीगेट, किसके साथ, होल इकोनॉमी एज एन एग्रीगेट के साथ डील करेगा। ठीक है, अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके मेन टूल है डिमांड एंड सप्लाई। अब जो इकोनॉमिक्स है ना उसमें डिमांड और सप्लाई के बारे में ही आप पढ़ोगे मेन। तो ये जो है माइक्रो, उसमें आप सिंगल की बात करोगे डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन जो मैक्रो उसमें एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, एग्रीगेट मतलब होल डिमांड एंड सप्लाई, होल नेशन की डिमांड एंड सप्लाई की बात करने लग जाओगे फिर आप।
अब प्रॉब्लम से इसको डिफाइन करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो उसकी प्रॉब्लम है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, की रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनको कैसे एलोकेट करा जाए फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। और जो मैक्रो है उसको कैसे करेंगे, फुल एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, की रिसोर्सेज को फुल एंड एफिशिएंटली कैसे यूज़ करा जाए। अनदर नेम की बात करूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है, ठीक है, और मैक्रो को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोला जाता है, ओके। और अब एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स आपको बहुत सारे आपकी बुक्स में ही मिल जाएंगे, क्योंकि वो चैप्टर्स जो बने हुए हैं वो एक तरह से एग्जांपल्स ही हैं, ठीक है, क्योंकि हम सिंगल थिंग की बात करें और उसमें हम एग्रीगेट की बात करें। एग्रीगेट में फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया, नेशनल इनकम आ गया, इन्फ्लेशन आ गई, और सिंगल में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ गया, लॉ ऑफ डिमांड आ गया, फैक्टर प्राइजेस आ गया, कॉटन टेक्सटाइल्स आ गया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप ढूंढो, रिसर्च करो, मुझे बताओ, मैं आपको बताऊंगी आपने सही की ये रिसर्च या नहीं की, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। लास्ट में आपको मैं बता दूं, अब हमारा इस चैप्टर का बस एक टॉपिक बचा है पीपीसी, बट वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी ही कंडक्ट करेंगे, उसमें हम टॉपिक पीपीसी लेंगे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पीपीसी की डेफिनेशन करेंगे, पीपीसी का टैबुलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, प्लस वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 इम्पॉर्टेंट केसेस ऑफ पीपीसी ऑफ शिफ्टिंग रोटेटिंग के बारे में हम पीपीसी के करेंगे। उसकी एक बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी पीपीसी के बारे में। आपका कोई क्वेश्चन आएगा पीपीसी के ऊपर, आप ज़रूर कर पाएंगे उस वीडियो को देखने के बाद, उस लेक्चर को समझने के बाद, ओके। सो फॉर देन बाय, and if you like the content, if you like the explanation, do like, share and comment.